डॉक्टर फोजिया, जिस तरह हमने कहा कि एक्रीडिशंस करते हैं, हम सिस्टम्स बनाते हैं, हम प्रोसेसेस बनाते हैं, लेकिन वी हैव सीन इन द लार्जर सिस्टम्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस वो एक ब्यूरोक्रेसी बन जाती है एट सम पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है फॉर द पेशेंट, अगर वो डिस्चार्ज है या बिलिंग है या इवन द वेटिंग टाइम। हाउ डू यू सी कि ये ये बड़े सिस्टम्स के अंदर, इवन अगर आप छोटे सिस्टम से निकल के बड़े सिस्टम में जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी ना बने, बिकॉज पेशेंट बिकम फ्रस्ट्रेटेड। जिस तरह हमने कहा कि शायद पेशेंट भी नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस भी इसमें खराब होता है, बिकॉज उसके साथ उसके अटेंडेंट्स भी होते हैं। So if we are, what I understand, we are trying to link accreditation with the more stringent SOPs and policies that leads to the redundancy in the processes and that leads to the unhappiness in the patient experience. So this is what you are trying to asking. But I believe that जो आपकी accreditation होती है वो आपको सिर्फ एक पॉइंट देती है फॉर दी स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? सो अगर उस स्टैंडर्डाइजेशन के रिजल्ट में आपके प्रोसेसेस के अंदर रिडंडेंसी आ रही है, इवन देन यू कैन वर्क ऑन दैम। आप अपने प्रोसेस को दोबारा स्टडी कर सकते हैं, आप अपने प्रोसेसेस के पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपने प्रोसेसेस को उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए भी ऑल सारे 100% तो आप नहीं कर सकेंगे, बट एटलीस्ट आप उसको 60% कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रोसेसेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई एसओपी बनाया है, वो हमने बनाया था 10 ईयर्स अगो, अब वो चलता चला रहा है, चलता चला रहा है, चलता चला रहा है, उसको कोई दोबारा स्टडी नहीं कर रहा है। अगर उसकी बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं या अगर डिस्चार्ज का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और पेशेंट उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, तो वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड सी कि अभी क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ पे हम एफिशिएंसीज ला सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये एफिशिएंसीज स्टडी करने से आपकी कॉस्ट कम हो रही होती है, बहुत कम, बहुत ही फ्यू परसेंटेज में आपको ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको कोई और चीज खरीदनी पड़ती है, कोई एसेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, या आपको कोई और ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ता है। यूजुअली जब आप बैठ के अपने ही पुराने प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, इसको हम इससे करवा सकते हैं, इसको हम इसके बाद हम ये स्टेप ले आए तो ये इम्प्रूव हो सकता है। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्स में हमने जो प्रोसेस बनाया था हम उसको पढ़ें, उसको स्टडी करें और उसमें से क्या क्या इनएफिशिएंसीज हैं वो हम रिमूव करें, तो और फिर हम उसको दोबारा स्टडी करें उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कि उससे एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है या नहीं। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है देन वी गो टुवर्ड्स द इनोवेशन, कि अगर कोई बहुत इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, उसमें से हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं टू मेक इट मोर इफेक्टिव। लेकिन what I observe being in quality and patient safety for last 11 or 12 years, हम एक चीज, जब हम एक एसओपी, हम गाइडलाइंस, हम पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर हम उसी को रिवाइज करते रहते हैं, उसी पे चलते रहते हैं, हम उसको गो बैक करके उसका कोई रिव्यू नहीं करते, उसको हम कभी बैठ के स्टडी नहीं करते कि इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स अ बिग चैलेंज। हम करते भी नहीं है, हमारे पास टाइम का इशू होता है, हमारे पास लोगों की एक्सपर्टीज नहीं है रिव्यू करने की, बिकॉज जब हमने बनाए थे उस वक्त हमने कंसल्टेंट हायर किया था, अब कौन इसको रिव्यू करेगा। एंड एज समबडी एल्स मेंशन कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स का बहुत इशू है हेल्थ केयर के अंदर। हम हमेशा अंडर स्टाफ होते हैं, हम हमेशा ओवरबर्डन होते हैं। वी आर मोर टुवर्ड्स द सर्विस डिलीवरी, वी आर मोर टुवर्ड्स द रेवेन्यू, वी आर लेस टुवर्ड्स द सिस्टम कि हमें सिस्टम के ऊपर क्या काम करना है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि हमें ऐसा लगता है कि रेगुलेशन लाने से या हमें ऐसे लगता है कि हमें एक्रेडिटेशन लेने से और हम अपने सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे कि जिससे हमारी पेशेंट एक्सपीरियंस खराब होगा। लेकिन इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, कि आपकी एक्रेडिटेशन लाने से आपका सिस्टम इंप्रूव भी हो सकता है, बिकॉज एक्रेडिटेशन आपको ये भी कह रहा है कि आप सारी पेशेंट की कंप्लेन को रिव्यू करें और उसके एक्शन प्लान हमसे शेयर करें। तो आप पेशेंट की कंप्लेन रिसीव करने का सिस्टम भी बनाएंगे, उसको रिव्यू भी करेंगे, उस पर एक्शन प्लान भी बनाएंगे। दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ योर एक्रेडिटेशन। So there is few points that really help you to understand your problem and that will really help you to increase your patient experience. Right. So, I would go back to basics. क्या हमारे जो एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं या इवन जो बोर्ड्स हैं उसके अंदर पेशेंट फीडबैक की वैल्यू वाकई होती है, कीपिंग इन व्यू द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, द सस्टेनेबिलिटी, मे बी द रेवेन्यूज, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसमें पेशेंट फीडबैक जो है वो कितनी एक इम्पोर्टेंस रखता है? अच्छा, अगर हम थोड़े से इंस्टीट्यूट से बाहर निकलें और स्टेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ बहुत हैं,
अगर हम उसको थोड़ा सा टच करें, और अगर मैं उनकी बात करूं, मैं कराची में आपको बहुत ज़्यादा स्टेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, और मेरा उनके साथ में मुख्तलिफ बोर्ड्स का पार्ट हूँ। तो मुझे ये फील, ये मेरा ज़ाती वो है कि जब पेशेंट की कोई कंप्लेन हाईएस्ट लेवल पर आती है, उसे बहुत सीरियस लिया जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, कि पेशेंट कंप्लेन पे बहुत सीरियस लेना और उसके ऊपर एक्शन लेना, ये मुख्तलिफ जो स्टेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत क्विक हो जाता है, और पास टाइम वो उनको लॉस देता है। क्यों? इंस्टीट्यूट्स की बात अगर हम करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं एक कंप्लेन करूंगा और नेक्स्ट डे वो बंदा फायर हो जाएगा। उसका पूरा एक आरसी होगा, और उसमें बिल्कुल सिस्टम वाइज भी देखा जाएगा कि इस सिस्टम की वजह से इस इंडिविजुअल से गलती हुई है, या ये इस इंडिविजुअल की वजह से ये सिस्टम बाईपास हुआ है। मगर वाइस वर्सा अगर हम स्टेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, तो वहां पे कोई बात नहीं होगी सिस्टम की, कोई बात नहीं होगी दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू लेने की। एक, अगर वो स्टेट का अच्छा बंदा होगा तो वो कंप्लेन गलत होगी, मगर अगर वो बंदा थोड़ा सा भी प्रॉब्लमेटिक होगा और जान छुड़ाने वाला होगा, तो वो कंप्लेन पे बहुत सीरियस एक्शन, उस कंप्लेन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं कहूंगा, मगर कुछ स्टेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में ही जरूर होता है। मैं डॉक्टर फौजिया की बात को कंटिन्यू करूंगा, कि जो डॉक्टर फौजिया ने बात की इससे पहले, कि जो पेशेंट्स हैं, और जब पेशेंट का एक्सपीरियंस आपका अ, लिया जा रहा होता है या उसके डेटा को एनालाइज किया जा रहा होता है, देखिए, आप अगर पहले से डिसाइड करके बैठे हुए होंगे कि उस डेटा से या उस पेशेंट एक्सपीरियंस से आपने क्या हासिल करना है, तो आपको वो ओपन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे। सिस्टम को रिव्यू करना रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम इस वजह से रेगुलर सिस्टम को रिव्यू ना, अगर आप जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनसे बात करेंगे, सिस्टम हम लोग अपनी एसओपीज को बहुत कम अरसे में पढ़ते हैं, नहीं रेगुलराइज कर सकते। आप दूसरी चीजों में फंस जाते हैं, क्राइसिस में लगे हुए होते हैं, और वो इसी वजह से कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम अपने डे को मॉनिटर करें, तो हम 80% 70% टाइम ऐसा होता है कि आप सिस्टम पे बात नहीं कर रहे होते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज के रिव्यू होने की भी बहुत जरूरत है। और एक चीज और करने की जरूरत है जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में है, कि हम जब सिस्टम बनाते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड नहीं ले रहे होते। मैं अगर कोई पॉलिसी बना रहा हूं, तो मैं आपके डिपार्टमेंट का काम भी उसमें एम्बिट कर दूंगा जो आपको नहीं पता होगा। मैं फ्रंट डेस्क के काम भी उसमें ऐड कर दूंगा कि उन्होंने ये करना होगा, फाइनेंस ने इस पेमेंट को इतने दिन में रिलीज करना होगा, या परचेज ने इतने दिन में वो करना होगा, और वो सिस्टम मैं बना रहा हूँ, वो मेरी पॉलिसी है। और वो पॉलिसी बनने के बाद डिपार्टमेंट किसी एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट में डिपॉजिट हो जाती है, और उसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा होता। और जब इंसिडेंट आता है तो पता चलता है कि मैं जिम्मेदार था, ये मुझे ही नहीं पता था। तो रिव्यू के साथ साथ स्टेक होल्डर्स का बाइन लेना और पॉलिसी रिव्यू के सिस्टम में इस चीज को एम्बेड करना भी बहुत जरूरी है। राइट। बिल्कुल आपने बड़ा सही पॉइंट बताया कि जो जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है वो बड़ी वीक होती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर। वो शायद स्ट्रेंथन तो होती होगी, लेकिन उसका जो रिव्यू है, इस तरह आपने भी कहा, डॉक्टर फौजी ने भी कहा कि उसके रिव्यू में, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता है कि उसके रिव्यू में फिर टाइम लग जाता है, एंड वी सी दी प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब्दुल गफ्फार साहब, हमारा जो जो प्राइवेट हेल्थ केयर है दैट इज कंसल्टेंट बेस्ड, उसका जो रेवेन्यू ड्राइवर है प्राइमरीली, वो दैट इज द कंसल्टेंट, अगर आप अमूमी तौर पे देखें। और उसकी वजह से क्या होता है, इस तरह हमारा जो ज्यादा कंजम्पशन है, अराउंड यू वुड से कि 80% जो हमारा ये 75% जो हमारा जो रेवेन्यू है, या जो जो लोगों का जो एक्सपेंस आउट होता है प्राइवेट हेल्थ केयर में, वो ओपीडी में होता है। ओपीडी में एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है कि कंसल्टेंट के जो क्लिनिक है उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, और उसके अगेंस्ट जो कंसल्टेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो बहुत सारी चीजें ड्राइव कर रहे होते हैं। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, और ये जनरली बहुत सारी जगहों पे जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा भी चला जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी देखा है, मिड साइज में भी देखा है, छोटे में भी देखा है, और ये क्वालिटेटिव डाटा है। इस पे जो क्वांटिटेटिव है वो तो हम शायद को ला सकें, डॉक्टर फोजिया इसके ऊपर शायद मे बी शी वुड हैव समथिंग विद हर इन फॉर्म ऑफ डाटा।
लेकिन क्वालिटेटिवली हमने तो देखा है कि हमेशा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इवन 1.5-2 घंटा भी होता है जो बिजी कंसल्टेंट्स होते हैं उसमें। ऑफ कोर्स जो 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 पेशेंट का वॉल्यूम है वो भी ज्यादा होता है, लेकिन ये व्हाई इट इज सो यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द बोर्ड? Yes, I mean that's a chronic problem. Most of the private hospital, I mean A+ doctors and they're super busy, so they cannot see more than 25 patients. So you have to set your the policies accordingly. So there's a science always in OPDs as well. अब आपने कहा कि ये कंसल्टेंट बेस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, हाँ होते हैं, जो ग्रुप प्रैक्टिस से वो हॉस्पिटल बनना कन्वर्ट होने जाते हैं. फॉर एग्जांपल आवर मॉडल इज वेरी सिंपल, इज नॉट कंसल्टेंट बेस्ड. हमने कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं लिया जो somehow was seeing 100 patient outside, he came and seeing 100 patient. So it's organic growth. So you have to hire a credential based doctors and clinical privilege. The patient is very educated now, so they want to see who is a doctor who is having a credentials और इस तरह की चीजें. तो ये जो ग्रुप प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स है ना, शायद उनका डायनामिक्स होंगे. अब जो मॉडर्न हॉस्पिटल पाकिस्तान में बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल बुच हॉस्पिटल is compared to Lahore, Karachi, is I call it bit of a in middle of a rural and the urban city है. उसके भी डायनामिक्स है. अच्छा, I will go back to the OPDs. OPDs में what happened generally, आपने कहीं ना कहीं आपने कैप लगाना होता है. You cannot see more than 25 patients. That's the rule in hospital. If they start seeing 40-50 patients, I mean 5 minutes जो protocol होते हैं, they will never follow. So if you see 40 patients, I mean how much time you will have it in 8 hours के इतने patient आप देख सकते हैं. So again it comes from the leadership. How do you set your practices? So हमारे पास होता है 25 से ज्यादा patient नहीं दे सकता मेडिसिन में. 15 to 20 patient सर्जिकल साइड पे पेशेंट नहीं दे सकता. वी हैव टू गिव टाइम टू द पेशेंट. और इसमें ज्यादातर चैलेंज ये होती है कभी कभी 15-20 minutes time is okay. Few hours is criminal because when we talk about the patient journey, अगर somebody has left office and डॉक्टर को देखने गया है, he cannot wait for 3-4 hours. I have seen in very good hospital, one of the biggest hospitals, patient wait for few hours. Oh, that's a bottleneck, and that hospital has to think about it. Okay, this doctor can see certain number of patients. He cannot see 50 patients in a day. So that has to come from the leadership. Right. As you said, कुछ तो consultant based hospitals हैं, कुछ hospitals खुद हैं जिनका अपना बहुत बड़ा खुद बड़े ब्रांड्स हैं और वो कंसल्टेंट पे रिलाई नहीं करते, लेकिन स्टिल एज यू सेड कि वहां पर जाके भी यू सी दी सेम हॉरिबल सिचुएशन जहां पर आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है. आई एम नॉट श्योर कि वो आपने इस तरह बात की, इट कम्स फ्रॉम टॉप फ्रॉम द लीडरशिप. अच्छा आदिल, आप ये बताएंगे द प्लेस लाइक योर्स, व्हाट आर द बिगेस्ट रोड ब्लॉकर्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट पेशेंट एक्सपीरियंस? जिस तरह अभी गफ्फार साहब ने फरमाया कि यू शुड हैव अ कैप ऑन हाउ मेनी पेशेंट अ डे यू कैन सी. सो हमें जो चैलेंज फिलहाल पेश आ रहा है एज फार एज पेशेंट एक्सपीरियंस इज कंसर्न, एक तो ये है कि देयर आर टू, आई मीन यू कैन लुक एट इट बोथ वेज. एक तो ये है कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है. सो इफ देयर इज नो कंपटीशन विद you get to be complacent easily. basically आप समझते हो कि आपका कोई competitor नहीं है, तो you can play whatever you can. so उसका जो flip side है वो ये है कि आपका reputation बहुत quickly erode भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि market is open, market has seen, for example मैं अपनी बात कर रहा हूँ, so market has seen कि potential कितना ज़्यादा है, demand कितनी ज़्यादा है. but हम क्योंकि अपने आप को यहाँ मार्केट के साथ कंपेयर नहीं करते, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है कि हमने अपने आप को मनवाना है कि वी आर लाइक द हॉस्पिटल विच आर लीडिंग इन पाकिस्तान.